स्टूडेंट अब हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, यानी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन सी बीमारियां, कौन कौन से डिसऑर्डर हो जाते हैं और ये किस किस लोकेशन पर होते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के डिसऑर्डर। और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जो डिसऑर्डर्स हैं उनमें सबसे पहले आपकी बुक में दिया गया है साइनसाइटिस। साइनसाइटिस ये आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का डिसऑर्डर होता है। स्टूडेंट साइनसाइटिस का मतलब क्या होता है? देखें, साइनसाइटिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू टर्म। ये है साइनस प्लस ITIS। अब साइनस तो हम अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि ये एयरफील्ड कैविटी होती है, आपके सामने बनी भी हुई है डायग्राम में। इसको ये इसका मतलब है इन्फ्लामेशन। अब ये इन्फ्लामेशन क्या होती है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूं, क्योंकि इन्फ्लामेशन हम लोग अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो टॉपिक होगा उसके अंदर प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे ये क्या चीज़ होती है। जब अगर हमारे बॉडी के अंदर किसी भी किस्म की कोई इंजरी हो जाती है या कोई पैथोजन हमारे पर अटैक करता है, मतलब कोई भी या तो इंजरी हो या फिर कोई पैथोजन अटैक करे, पैथोजन बैक्टीरिया वायरस अटैक करे, तो हमारी बॉडी उस पैथोजन या इंजरी को कोई ना कोई रेस्पॉन्स जरूर करेगी। मतलब ऐसे तो हमारी बॉडी हमें नहीं छोड़ेगी, इन दोनों चीजों को हमारी बॉडी कोई ना कोई रेस्पॉन्स करती है। और वो जो रेस्पॉन्स होता है दैट रेस्पॉन्स इज कॉल्ड इन्फ्लामेशन। और ये रेस्पॉन्स स्वेलिंग की शक्ल में भी आ सकता है, पेन की फॉर्म में भी आ सकता है, फीवर की फॉर्म में भी आ सकता है, रेडनेस की फॉर्म में भी आ सकता है, या बॉडी के जिस फंक्शन में इन्फ्लामेशन हुई है उसका फंक्शन लॉस भी हो सकता है। तो किसी भी फॉर्म में ये हमारे सामने चीज आ सकती है। तो इन्फ्लामेशन जो है ना अब इसकी मीनिंग क्या बनेगी साइनसाइटिस की, यानी इन्फ्लामेशन ऑफ साइनसिस, ये इसकी मीनिंग बनेगी, इन्फ्लामेशन ऑफ साइनसिस। अच्छा, इन्फ्लामेशन ऑफ साइनसिस में क्या होता है? जैसे मिसाल के तौर पे आपको पता है कि साइनसिस तो एयर फील्ड कैविटी होती हैं जो कि वार्म करती हैं, एयर को मॉइस्ट करती हैं। लेकिन जब बैक्टीरिया वायरस अटैक करते हैं यहाँ पर, तो दीज एयर फील्ड कैविटी जो होती हैं इनमें एक सीरस फ्लूइड भर जाता है, यानी एक फ्लूइड भर जाता है, सीरस नेचर का एक इन्फ्लामेटरी फ्लूइड भर जाता है। और इस फ्लूइड के अंदर पैथोजिन्स मौजूद होते हैं, पैथोजिन इस फ्लूइड के अंदर मौजूद होते हैं। और ये पैथोजिन जो होंगे इस फ्लूइड के अंदर ही रहते हैं जब तक कि ये सारा मामला ठीक ना हो जाए। अच्छा, अब ये तो मामला हो गया। जैसे ही साइनसिस होता है सबसे पहले हमें जो चीज जाननी पड़ेगी इसकी, वो ये कि इसके रीजंस क्या हो सकते हैं, यानी कॉज क्या होगा साइनसिस का। तो हम अब इसके काजेज देखते हैं। स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे कि रीजंस क्या हैं इस साइनसाइटिस के, रीजंस ऑफ साइनसाइटिस, ये किस वजह से साइनसाइटिस का प्रॉब्लम हमें होता है। सबसे पहला जो रीजन साइनसाइटिस का हो सकता है वो है कॉमन कोल्ड, यानी आमतौर पे जो हमें सर्दी, फ्लू, बुखार वगैरह ये जो चीज होती है, ये कॉमन कोल्ड की वजह से भी हमें साइनसिस हो सकती है। इसके अलावा साइनसिस का जो और कोई रीजन हो सकता है दूसरा, वो है एलर्जिक राइनाइटस, राइनाइटस। ठीक है, ये राइनाइटिस किसे कहते हैं कि जैसे कभी कभार आप रात को सो रहे हैं, सुबह सोकर उठते हैं तो आपका गले में तकलीफ हो रही होती है, पानी भी नहीं पी सकते, खराश गले में जो फील होती है, ये राइनाइटिस की प्रॉब्लम होती है। और इस राइनाइटिस का रीजन भी हो सकता है साइनसाइटिस कॉज करने में। और इस राइनाइटिस में आपके जो नोज होती है, इसकी अंदर वाली लाइनिंग जो है ना स्वेल अप हो जाती है, तो इससे कभी कभार सांस लेने में भी आपको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा तीसरा जो रीजन हो सकता है नेजल पॉलिप, नेजल पॉलिप। नेजल पॉलिप का मतलब क्या होता है कि आपकी जो ये नेजल केविटी बनी हुई है पूरी, ये वाली सारी जो नेजल केविटी बनी हुई है, इस नेजल केविटी के अंदर एक आउट ग्रोथ डेवलप कर जाए, ये नेजल पॉलिप कहलाती है। नेजल पॉलिप जो ये बन जाते हैं और इस आउट ग्रोथ का कोई पर्टिकुलर रीजन भी नहीं होता, तो ये नेजल। इसके अलावा डेविएशन ऑफ इंटरनेजल सेप्टम, डेविएशन ऑफ इंटरनेजल सेप्टम, इंटरनेजल सेप्टम।
अब ये इंटरनेजल सेप्टम क्या होता है कि आपकी नाक की जो दोनों कैविटी है उसके बीच में जो मौजूद है इंटरनेजल सेप्टम, जो हमने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे भी डिस्कस किया था, ये डेविएट कर जाए अपनी जगह से, मतलब कोई इंजरी हो गई, किसी ने कोई हिट कर दिया, यहाँ पर कोई एक्सीडेंट ऐसा हो गया और इसकी डेविएशन हो जाए, तो ये डेविएशन भी जब कॉम्प्लिकेशन का शिकार होती है तो इससे भी साइनसाइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये भी प्रॉब्लम हो जाएगी इसकी वजह से। अच्छा, अब ये तो कुछ मेजर कॉजेज थे जिसकी वजह से साइनसाइटिस का जो है ना प्रॉब्लम आमतौर पे हो जाता है हमें। अब हम ये देखते हैं कि साइनसाइटिस अगर किसी को हो जाए तो फिर इसका मतलब सिम्पटम्स क्या आएंगी, मतलब कैसे पता लगेगा कि हमें साइनसाइटिस हो गई है, ये क्या मामला होते हैं। तो अब हम इसकी थोड़ी सिम्पटम डिस्कस करते हैं। सिम्पटम्स मतलब निशानियां क्या हैं बीमारी की। सबसे पहले साइनसाइटिस जब स्टार्ट होती है तो पेशेंट को हेडेक होता है, यानी सर का दर्द उसको स्टार्ट हो जाएगा। ये भी इसकी सबसे बड़ी अहम निशानी है। इसके अलावा फौरी तौर पे फीवर भी हो जाता है। फीवर भी सबसे एक अहम चीज है। नेक्स्ट है नेजल कंजेशन। नेजल कंजेशन, ये जो कभी कभार फ्लू अगर आपको हो जाता है, इसमें नेजल कंजेशन हो जाती है, यानी सांस ले नहीं ले पा रहे होते, फिर आपको मुंह खोल के सांस लेना पड़ता है। फिर इसके लिए या तो आप कोई इनहेलर वगैरह यूज करते हैं ताकि आपका रेस्पिरेटर और प्रॉपर ओपन हो जाए और प्रॉपर्ली सांस ले पाए। तो नेजल कंजेशन भी हो जाती है। और इसके साथ साथ इसमें कफ भी होगी, खांसी भी शुरू हो जाती है। स्टूडेंट, कफ के बारे में एक बात याद रखिएगा, कफ कोई डिजीज नहीं होती। कफ जो है ये किसी भी डिजीज की सिम्टम होती है, तो आप जो है ना कफ को डिजीज ना समझें। इसके अलावा टूथ पेन, यहाँ तक बात पहुंच जाती है। टूथ पेन भी इसके साथ साथ ही स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा एयर पेन, कान में भी दर्द हो जाएगा, आईज में पेन और फटीग भी होगी। मतलब यहाँ पे लिख देते हैं इसको, ये एयर पेन भी होगा आपको, ठीक है। इसके अलावा आईज में भी पेन होगा और इसके अलावा फटीग रहेगी आपको, यानी मुसलसल थकावट आपको फील होती रहती है। स्टूडेंट, अब सवाल ये है कि इसका ट्रीटमेंट क्या किया जाए। डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट इसका करेगा। ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले जो एक इमीडिएट ट्रीटमेंट करना पड़ता है, मतलब वो ये कि ये जो नेजल पैसेज वे है इसको क्लीन करना है। नेजल पैसेज वे की क्लीनिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपकी रेस्पायरेशन का जो प्रॉब्लम है ना वो स्मूथली होना शुरू हो जाएगा, सांस आप आसानी ले सकेंगे, क्योंकि कंजेशन वगैरह हो रही है और फ्लूइड भरना शुरू हो गया है कैविटीज में, इस वजह से। और इसके लिए या तो कोई नेजल स्प्रे यूज करें, सेलाइन स्प्रे हो, नेजल स्प्रे या कोई सेलाइन, जो भी डॉक्टर आपको रिकमेंड करे स्प्रे करें। और इसके बाद जो आपका फिजिशियन है वो आपको चीज़ें रिकमेंड करेगा। मतलब रिकमेंड क्या करेगा वो, कि अकॉर्डिंग टू अंडरलाइंग कॉज, क्या किस वजह से हुआ है, वो जो आपने रीजंस पढ़े हैं ये, इन रीजंस के एतबार से फिर आपको जो ना वो ट्रीटमेंट रिकमेंड करता है कि जिस टाइप का आपको प्रॉब्लम हुई होती है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट। लेकिन ये जो नेजल स्प्रे वगैरह है जिससे आपका नेजल पैसेज क्लीन होता है, एक इमीडिएट ट्रीटमेंट में, ताकि आपकी रेस्पिरेशन जो है ना बहाल हो सके और एटलीस्ट आप प्रॉपरली सांस ले सकें।